नमस्कार दोस्तों। आज की इस अंतिम अरस्तू के संबंध में अंतिम वीडियो के अंदर हम अरस्तू का जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अभी तक हमसे छूट गया था उसका जिक्र करने वाले हम। अरस्तू के उस सिद्धांत का नाम है संविधान और शासन की सर्वोत्तम शासन प्रणाली का वर्गीकरण। इससे पहले अरस्तू के सभी कॉन्सेप्ट को हमने बहुत ही आसान भाषा के अंदर डिस्कस कर लिया है, समझ लिया है। यदि आपने अरस्तू के संपूर्ण विचारों को जानना है तो आपको इससे पहले जो मेरी अरस्तू के संबंध में 4-5 वीडियो जो रही है आपको उनको जरूर देख लेना चाहिए। चलो शुरू करते हैं वो अरस्तू का संविधान और अरस्तु की सर्वोत्तम शासन प्रणाली और अरस्तु के जो सरकारों का अरस्तु ने वर्णन किया है उसके संबंध में अरस्तु के क्या विचार हैं। अरस्तु ने अपना रिपब्लिक दी रिपब्लिक लिखने से पहले अरस्तु ने 158 उस समय के जो संविधान थे उनका अध्ययन किया था और कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद अरस्तु ने दी पॉलिटिक्स लिखी थी और अपना सर्वोत्तम शासन प्रणाली का सिद्धांत दिया था। अरस्तु ये कह रहा है कि जो एक राज्य वह कानून के द्वारा संचालित होना चाहिए। एक राज्य के अंदर जो संविधान है वो सर्वोत्तम होना चाहिए। संविधान के बारे में अरस्तु क्या कह रहा है कि जो संविधान है वह राज्य का रूप है। जो संविधान है वह राज्य का रूप है क्योंकि वह सर्वोच्च कानून है। वह क्या सर्वोच्च कानून है और जो शासन है शासन भी संविधान के इर्द गिर्द ही चलना है। कोई भी जो शासक वर्ग है वो संविधान की खिलाफत नहीं कर सकता या संविधान के एंटी जाके शासन नहीं कर सकता। और जो ये संविधान है अरस्तु के अनुसार संविधान की विशेषताएं क्या है। संविधान क्या करता है कि संविधान के द्वारा जो शासक वर्ग है संविधान के दायरे के अंदर रह के ही विभागों का निर्धारण करता है और विभागों का अलग अलग रूप से बंटवारा करता है। फर्स्ट सेकंड, ये जो संविधान ये सर्वोच्च जो सत्ता है सर्वोच्च सत्ता के केंद्र का निर्धारण भी करता है संविधान। थर्ड, संविधान के अंदर राज्य के क्या उद्देश्य है इस बात का भी जिक्र संविधान के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये है अरस्तु के संविधान की विशेषताएं कि एक संविधान का जो उद्देश्य है संविधान का क्या उद्देश्य रहता है। अरस्तु ने जो शासन प्रणाली का जो वर्गीकरण है वो इस आधार पे क्या है कि जो शासन प्रणाली के अंदर कितने लोग भाग लेते हैं। शासन प्रणाली के अंदर जो लोग भाग ले रहे हैं वो जो शासन कर रहे वो शासन स्वहित में कर रहे हैं या जनहित में कर रहे हैं। मतलब जो शासक वर्ग है क्या अपने परिवार का अपने रिश्तेदारों का या अपने सगे संबंधियों के फायदा पहुंचाने के लिए शासन कर रहे हैं या जो शासन वे कर रहे हैं वे आम जनमानस के कल्याण के लिए शासन कर रहे हैं। इसके आधार पर अरस्तु ने शासन को बंटवारा किया है। अरस्तु ये कह रहा है कि जो सरकार का जो वर्गीकरण वह शासन कार्यों के अंदर भाग लेने वाले लोगों की संख्या पे क्या है डिपेंड करता है, क्या उन पे निर्धारित करता है कि जो शासन प्रणाली के अंदर जो भाग लोग रहे हैं वे कितने प्रकार के लोग भाग ले रहे हैं। ठीक है, अरस्तु ने जो शासन प्रणाली का वर्गीकरण वो 6 आधारों पे किया है। ठीक है, और जो अरस्तु ने शासन प्रणाली का वर्गीकरण तो 6 आधारों पे किया है परंतु अरस्तु ने जो शासन प्रणाली के रूप बताए हैं वे 2 रूप बताए। एक तो आपका शासन प्रणाली का शुद्ध रूप और एक शासन प्रणाली का भ्रष्ट रूप। मतलब यदि जो सत्ता है या प्रभु सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में है और वह जनहित के साथ काम कर रहा है या जनहित के कामों के ऊपर अपना ध्यान दे रहा है या राज्य की जो कल्याणकारी नीतियों की वजह से जनहित को उसका फायदा हो रहा है, ऐसा जो शासन है वह शासन का शुद्ध रूप है और उसे कह रहे हुए राजतंत्र। यदि एक व्यक्ति का शासन है और वह जो शासन है जनहित में नहीं कर रहा बल्कि अपने सगे संबंधी अपने निकट के जो उसके लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए वो एक अशासन कर रहा है तो ऐसा जो शासन है वह है निरंकुश शासन। दूसरा, यदि जो प्रभु सत्ता है जो सत्ता या शासन है कुछ सत्ता के ऊपर कुछ लोगों का अधिपत्य है, उन्होंने क्या शासन किया है परंतु वो जो शासन है कुछ एक जो लोग हैं वो भी जनहित में शासन कर रहे हैं, वो भी शासन का शुद्ध रूप है और उसे कह रहे हैं अरस्तु कुलीन तंत्र। यदि शासन के ऊपर कुछ एक लोगों का जिनका अधिकार है वे क्या है
जो शासन है जनहित में नहीं कर रहे बल्कि अपने सगे संबंधियों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, उसे कहता है अरस्तु गुटतंत्र या धनिक तंत्र, जो कि शासन का भ्रष्ट रूप है। थर्ड के अंदर मतलब जो कह रहे हैं वे कह रहे हैं कि जो शासन है वो बहुमत का शासन है। शासन क्या है? बहुमत का शासन है, परंतु बहुमत के शासन के द्वारा शासन इस तरह से किया जा रहा है कि समाज के जो सभी तबके हैं उनका वेलफेयर हो रहा है, उनका कल्याण हो रहा है। उसे कह रहा अरस्तु संवैधानिक शासन तंत्र या पॉलिटी उसे कह रहा है। और यदि क्या है वो जो बहुमत का शासन है वो विवेकी लोगों का सम्मान नहीं कर रहा है, आम जनमानस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, धनिक तंत्र को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, या जो विवेकी लोग हैं बुद्धिमानी लोग हैं उनकी अवहेलना वहाँ पे हो रही है, तो ऐसे शासन को कह रहा हुआ लोकतंत्र, जो कि शासन का सबसे निकृष्ट रूप है, शासन का सबसे निचला स्तर है अरस्तु की नज़र में। अरस्तु सर्वोत्तम जो शासन प्रणाली मान रहे हुए पॉलिटी मानते हैं। पॉलिटी और सर्वोत्तम शासन प्रणाली क्यों मानते हैं कि पॉलिटी के अंदर जो मध्यम वर्ग है, जो कि मध्यम वर्ग है उसके अंदर क्या है सद्गुण पाया जाता है। अरस्तु ये भी कह रहा है कि जो एक राज्य यदि उसने लंबे समय तक टिके रहना है, अपने अस्तित्व में बना रहना है, तो ये जरूरी है, ये आवश्यक है कि उस राज्य का जो शासन है वह मध्यम वर्ग के द्वारा चलाया जाए। ठीक है, जो पॉलिटी वो सर्वोत्तम शासन प्रणाली होगी, क्योंकि जो पॉलिटी के अंदर है ये जो पॉलिटी है लोकतंत्र का और गुटतंत्र का क्या है सम्मिलित रूप है। जो पॉलिटी है ये लोकतंत्र का और गुटतंत्र का क्या है अपने आप में एक सम्मिलित रूप है, मतलब इसलिए इसको क्या है बेहतर हुए मानते हैं। जो पॉलिटी के अंदर है ये राजतंत्र का भी है और इसमें बहुमत का भी, जो राजतंत्र का जो सर्वोच्च गुण है जो विवेक है, और इसमें बहुमत का भी शासन है, इसलिए जो अरस्तु इसे सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानता है। और ये मध्यम वर्ग का शासन है जो कि किसी भी राज्य के लंबे समय तक टिके रहने के लिए, सत्ता में रहने के लिए क्या है महत्वपूर्ण है। पॉलिटी के अंदर क्या विवेक भी है और संख्या भी अधिक है, क्योंकि इसमें क्या बहुमत का शासन है। ये कह रहे हैं अरस्तु सर्वोत्तम शासन प्रणाली के संबंध में, क्योंकि सर्वोत्तम इसमें क्या है गरीब का भी शासन है और अमीर का भी शासन है। यदि ऐसी शासन प्रणाली जिसमें गरीब भी है अमीर भी है, तो एक राज्य के विरुद्ध जो क्रांति होने की जो संभावना है वो क्या रहेगी, कम रहेंगे। एक राज्य के खिलाफ जो नागरिक है वो क्रांति नहीं करेंगे, उनकी संविधान के प्रति आस्था होंगी, उनकी सरकार के प्रति आस्था होंगी, सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं उसके प्रति क्या उनकी आस्था रहेगी। अरस्तु ये कह रहे हैं कि जो सर्वोत्तम जो शासन प्रणाली है उसके संबंध में अरस्तु के अपने ये विचार रहे हैं। क्योंकि जो पॉलिटी है इसमें क्या आपका धनिक तंत्र भी है, प्रजातंत्र का भी मिश्रण रूप है। ठीक है, इसलिए क्या है जो पॉलिटी है हमारे शासन का क्या है बेहतर रूप है। अब जो अरस्तु कह रहे हैं कि जो प्रजातंत्र हुए भी चार भागों के अंदर प्रजातंत्र को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे हुए कह रहे कि जो कृषकों का जो लोकतंत्र होगा, जो कृषकों का लोकतंत्र होगा वह समानता पे आधारित होगा, मध्यम वर्ग का जो लोकतंत्र होगा वह कानून पर आधारित होगा, और जैसे उग्र लोकतंत्र है ये भ्रष्ट लोकतंत्र है, इसको वह भ्रष्ट लोकतंत्र कह रहे हैं। और जो अरस्तु राजतंत्र के भी क्या 5 प्रकार बता रहा है। उस समय के अंदर जो प्राचीन यूनान के अंदर जो स्पार्टा या एथेंस का जो उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी किया था उसको अरस्तु क्या है राजतंत्र के भी 5 रूप बता रहे हैं। फर्स्ट के अंदर उससे स्पार्टा के रख रहे हो। ठीक है, स्पार्टा के अंदर क्या है कि स्पार्टा के अंदर राजा सर्वोच्च नहीं था, बल्कि स्पार्टा के अंदर कौन सर्वोच्च था, सैनिक सर्वोच्च हुआ करते थे। नेक्स्ट है बर्बर जातियों में पाया जाने वाला राजतंत्र। जो बर्बर जातियाँ थी उस समय यूनान के अंदर, उनके अंदर जो लोकतंत्र पाया जाता था उनको वह बस राजतंत्र पाया जाता था, उनको बर्बर जातियों का राजतंत्र हुए कह रहे हैं, जो कि गैर यूनानी में निरंकुश की तरह, जो कि गैर यूनानी था और निरंकुश की तरह शासन था। थर्ड वे कह रहे हैं तानाशाही अथवा निर्वाचित राजतंत्र। या तो जो निर्वाचित राजतंत्र है मतलब उसका चुनाव हुआ किसी ना किसी माध्यम से, परंतु जो वह शासन कर रहा है वह निरंकुश की तरह कर रहा, जैसे प्राचीन यूनान के अंदर हुआ करता था। फिर वीर युग के राजतंत्र। वीर युग के राजतंत्र में बात कर रहा है ये वैधानिक वंश परंपरा पर आधारित होता है कि ये क्या जो आपकी वंश परंपरा पर या हेरेडिटरी पर क्या है
कॉन्स्टिट्यूशनली रूप से आधारित होता है। फिर वो जो अंतिम के अंदर जो अरस्तु कह रहे हैं उसमें बोल रहे हुए संपूर्ण या निरपेक्ष राजतंत्र, संपूर्ण या निरपेक्ष राजतंत्र, जिस राजतंत्र के अंदर जो राजा है वह प्रजा की सेवा इस तरह से करता है जिस तरह से वह अपने बच्चों की सेवा करता है। तो आज तक अब जाके जो अरस्तु के जो अलग अलग कॉन्सेप्ट थे उन सब का हमने जिक्र कर लिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी परीक्षाओं की पीजीटी के लिए, आपकी नेट सेट के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए जो मेरा यूट्यूब चैनल है वीरेंद्र एचपीयू के नाम से, ये आपको काफ़ी मददगार साबित होगा। और प्लेटो ने जो एरिस्टोटल के जो घर को है वह पाठक का घर भी कहा था, ठीक है। और एरिस्टोटल को हम क्या है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं, जो कि आपको मालूम है, ठीक है। अब छोटा सा जो जिक्र हम कर लेते हैं कि एरिस्टोटल की जो अलग अलग जो पुस्तकें हैं उनकी जो रचनाएं रही है। अरिस्टो की जो महत्वपूर्ण बुक उसका नाम थी पॉलिटिक्स था। फिर उन्होंने बाकी रियोट्रिक्स, पोइट्रिक्स या अन्य भी बहुत सारी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह इनके द्वारा, अरिस्टोटल के द्वारा लिखी गई थी। थैंक यू।